दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों हमने टाटा ग्रुप के पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जमशेदजी टाटा ने किस तरह टाटा ग्रुप को संभाला और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उस टाटा ग्रुप में क्या क्या योगदान दिए 1938 तक, और 1938 के बाद उनके एक दूर के कज़न जिनका नाम JRD टाटा जहांगीर रतन टाटा था, उन्होंने उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब इस व्लॉग में हम आपको JRD टाटा के बारे में बताने जा रहे हैं और ये कि उन्होंने टाटा ग्रुप में कौन कौन से योगदान दिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों JRD टाटा भी टाटा ग्रुप में जितने भी इनके ओनर और चेयरमैन गुजरे हैं उन्हीं की तरह उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत मेहनती और दूरंदेशी रखने वाले इंसान थे। इनकी पैदाइश और पालन पोषण सब फ्रांस में हुआ था और ये पायलट भी रह चुके थे, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत करी थी, जिसे बाद में एयर इंडिया कर दिया गया। अभी तक हमने जो भी आपको कहानी बताई है दोस्तों वो आज़ादी से पहले की है। 1947 में देश को आज़ादी मिलती है। उन दिनों सोशलिज्म का ज़माना था। फ्रीडम फाइटर जैसे गांधी जी, भगत सिंह और विवेकानंद जी सब सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उनकी विचारधारा भी सोशलिस्ट थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस और बिजनेसमैन हैं उन्हें सरकार चलाएगी। ये एक ऐसा फैसला था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सेंस नहीं था, लेकिन टाटा के लिए ये एक बुरी खबर थी। टाटा एयरलाइन को भी नेशनलिस्ट कर दिया गया था, जिससे JRD टाटा का दिल टूट गया। लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता। बाद में नेहरू सरकार ने JRD को ऑफर किया कि वो एयर इंडिया को लीड कर लें, जिसे JRD ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। यही वजह थी दोस्तों कि 1970 से 80 के दहाई में टाटा एयर इंडिया को देश की सबसे बढ़िया एयर इंडिया माना जाता था, यानी कि एयरलाइन माना जाता था। इसके अलावा दूसरे सेक्टर में भी JRD ने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया। 1945 में टाटा ने देश का सबसे पहला मोटर बनाया। पटरियों पर चलने वाले रेल के इंजन 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रॉनिक टाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों आज TCS इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर नामक का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, JRD की चेयरमैनिंग में ही ये सारे काम हुए। यानी कि JRD 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे, जिसमें उन्होंने ये सारे योगदान दिए थे। अब तक टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनी हो चुकी थी। दोस्तों हमेशा टाटा को बिजनेस सक्सेस नहीं रहता था, जिसकी वजह थी टाटा का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को रेडियो बनाता था। 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर था वो सिर्फ 2% पर आकर गिर चुका था, जबकि एक वक्त में 20% हुआ करता था। अगर हम नेल्को की ही बात करें तो JRD टाटा के एक पोते थे जिन्हें बुलाया गया था नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। दोस्तों यहाँ टाटा ग्रुप के उस अजीम इंसान की कहानी सामने आती है जिसके बारे में हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसके बारे में हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं कि वो कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन नवेल टाटा थे। वैसे भी ये 1962 से फैमिली बिजनेस पर काम करने लग गए थे। 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई थी। रतन टाटा ने उस वक्त कहा था कि अगर हमें नेल्को को वापस ट्रैक पर लाना है तो इसके लिए हमें नेल्को की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ेगी। अगर हमें नेल्को को वापस ट्रैक पर लाना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 3 साल के अंदर ही वक्त ने करवट ली और फिर से नेल्को का मार्केट शेयर 20% पर आ गया। बदकिस्मती से इस टाइम इमरजेंसी घोषित कर दी गई और टाटा के बिजनेस पर एक बुरा असर पड़ा, जिससे नेल्को को बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर के उस कॉटन मिल की, जिसे जमशेदजी टाटा ने सेटअप किया गया था। रतन टाटा को जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे फिर से शुरू करें और वो सक्सेस होते होते रह गए। लेकिन यहाँ तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने काबिल हैं। इसी वजह से साल 1991 में उन्हें JRD टाटा द्वारा अनाउंस किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। दोस्तों 1991 वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है।
अपनी मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। अचानक इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल को तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का ये इकलौता मौका था। टाटा ग्रुप की नज़र से देखा जाए तो ऐसा देखकर रतन टाटा ने बिल्कुल इसका उल्टा करना शुरू कर दिया जो JRD टाटा ने किया था। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया। सारे टाटा ग्रुप की फील्ड्स में ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी को ना खरीद पाए। और ये फैसला भी इतना कामयाब निकला जिससे न सिर्फ टाटा ग्रुप बचा रहा बल्कि इस पीरियड में टाटा ग्रुप ने इंटरनेशनल कंपनी को खरीदना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में टेली नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जिसे टाटा ग्रुप ने $12 बिलियन में खरीद लिया। ऐसे ही यूरोप में स्टील जायंट नाम था कोरस का, जिसे टाटा ने खरीद लिया। दोस्तों, एक और बहुत मशहूर कहानी है जैगवार लैंड रोवर करके एक कार बनाने वाली कंपनी की, जो कि यूके की ही थी। लेकिन जब बात की जा रही थी इस कंपनी को बेचने की, तब इस कंपनी के वर्कर ने खुद कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा ग्रुप हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। जैगवार लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर मिले थे, लेकिन 3-4 कंपनी में से इसके वर्कर ने टाटा को ही चुना। एक लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टाटा अपने मध्य मुकाबिल कस्टमर को भूल गया था। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर सफ़र करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंसे हुए बैठे थे। बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल तरीके से वो खुद को मैनेज कर पा रहे थे। और 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की और लॉन्च करते हुए ही उन्होंने ये कहानी सुनाई थी, सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी ले लीजिए। ये एक अलग कहानी है कि इस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ख़राब थी। इन्होंने ये कहा कि देखो, सबसे सस्ती गाड़ी सिर्फ 1 लाख रुपए में। लेकिन इन्होंने लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा कि कौन इस गाड़ी को ऐसे ख़रीदना चाहेगा। अगर कोई इसे खरीदेगा तो उसके आसपास वाले क्या कहेंगे कि देखो कितने चीप लोग हैं, सबसे सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कमी थी यहाँ पर। लेकिन टाटा का फोकस कभी ब्रांड में इतना रहा ही नहीं। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कई बिजनेस और इंस्टीट्यूट ऐसे भी थे जिसे टाटा ने अपने नाम पर नहीं खोला, जैसे ताजमहल होटल और नागपुर की वो कॉटन मिल जिसे एमरेस नाम दिया गया था। इन सब में टाटा का नाम कहीं नहीं आता है। टाटा ग्रुप के जो अब तक के सबसे सक्सेसफुल चेयरमैन रतन टाटा रहे हैं, हमने उनकी कामयाबी और टाटा ग्रुप में उनके योगदान को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। लेकिन दोस्तों, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 को उनकी एक लंबी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी। अगर आप टाटा ग्रुप के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो हमने आपको अपनी इस वीडियो में या उनकी डॉक्यूमेंट्री में नहीं बताया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त नवाज़ खान।